Okay, now we are going to start another very simple chapter, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन. इसके नोट्स हम आपको नहीं दे रहे हैं बिकॉज ही बुक में ऑलमोस्ट उतना ही दिया था. तो व्हाट वी विल डू इज दैट जो बुक में ऐसे चैप्टर्स होंगे ना जो बहुत डिटेल्ड है उनका हम लोग नोट से कर लेंगे बाकी मॉड्यूल से, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा भी हुआ है, बुक से ही पढ़ा है और ऑलमोस्ट सब कुछ है ही कंटेंट उसमें. ठीक है, तो जो ऐसे चैप्टर्स होंगे उसके वी विल गिव यू द नोट्स, अदरवाइज वी विल डू इट फ्रॉम द बुक. तो क्या जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ये कहीं सब कुछ जानते हैं. पढ़ाओ नहीं, सीधे टेस्ट ले लो इसका. लेकिन आप ऐसा नहीं कहेंगे, है ना? आप कहेंगे अज्यूम, ये मान के चलो कि हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं. आई फियर कि जब आप कंपनी में जाएंगे, है ना, कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी जाएंगे, तब बस ये ना कहें कि तुम ये मान के चलो कि हमें कुछ नहीं आता. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे देखो तुम्हें इसलिए रखा है कि तुम्हें सीएस हो, तुम्हें लॉ की जानकारी है. तो आप कहेंगे ये तुम्हारा भ्रम है, हमें कुछ नहीं आता, क्योंकि हमारी आदत है हम आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं. कोई नहीं, चलिए. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों में ही है कॉन्स्टिट्यूशन. कहाँ से आते हैं सारे लॉज? हम लोग लॉ ही लॉ पढ़ते हैं, सीएस के कोर्स में स्पेसिफिकली लॉ ही लॉ पढ़ते हैं. कहाँ से आए ये सब? कॉन्स्टिट्यूशन. और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हम क्यों मानते हैं लॉ? वाई डू वी फॉलो लॉ? ना माने क्या दिक्कत है? और क्या, स्कूटी से आना है, हेलमेट लगा के आना है, ना लगाए. अब आप कहने कहाँ लगाते हैं? हम लगाए नहीं, बाल नहीं खराब हो जाएंगे. ठंड पड़ जाए, पुलिस खड़ी हो जाए, बाल नहीं बिगड़ने चाहिए, है ना? तो क्या होगा? अगर लॉ फॉलो ना करें तो क्या होगा? पेनाल्टीज लगेगी. हम डरते हैं पेनाल्टी से. वो 500 मांगेगा, 1000 दे देंगे, नहीं तो गली बदल लेंगे, है ना? देखिए, लॉ इसलिए बनाए जाते हैं. फर्स्ट इंस्टेंस, आपको क्या लगता है सरकार लॉ इसलिए बनाती है क्योंकि उसको पेनाल्टी इकट्ठा करनी है, पैसों की जरूरत है, या वो लॉ इसलिए बनाती है कि इससे देश का भला होगा? देश का भला होगा. ठीक है, और इसीलिए सारे लॉ बनाए जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं आपका बेटरमेंट हो रहा है. और हम लोग लॉ इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ये लॉ बनाने की पावर हम ही ने दी है. किसको? पार्लियामेंट को. ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजाद तो हो गया लड़ झगड़ के किसी तरह. ठीक है, आप ही का होगा कोई पिछला जन्म, हो सकता है भगत सिंह आप ही हो, है ना? आज आपसे कहा जाए फांसी पे लटक जाओ, कोई हटो हमारा पेपर है जून में, है ना? तो बेसिकली जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आई कि भाई आजाद तो हो गया, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अब देश चलाएं कैसे? वी डोंट नो एनी सिस्टम, हमें पता नहीं है कैसे चलाना है. इसलिए ये सोचा गया कि हमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई ऐसा रूल चाहिए जिसके हिसाब से हम देश को आगे चला सके. और इसको ध्यान में रखते हुए क्या बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन. किसने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन? इनके नाम की छुट्टी बहुत मनाई है स्कूल में, है ना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ठीक है, तो इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में से माना जाता है. सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली 3 पावर्स हैं मेनली. एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. सबसे पहला होता है एग्जीक्यूटिव पावर. एग्जीक्यूटिव पावर मतलब हमारा देश चलेगा कैसे? हमारा देश चलेगा डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से. जैसे आपको पता है हमारे देश में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, अलग अलग है. सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ठीक है, उन्होंने कहा भाई कंपनी के सारे मैटर एमसीए देखेगा, डिफेंस के सारे मैटर डिफेंस मिनिस्ट्री देखेगा. तो इस तरह से डिपार्टमेंट्स बनाए गए और इन डिपार्टमेंट्स को क्या पावर दे दी गई? एग्जीक्यूटिव. क्या नाम दे दिया गया? एग्जीक्यूटिव. ठीक है, उसके बाद एक पावर आती है लेजिस्लेटिव. अब ये डिपार्टमेंट काम कैसे करेंगे? ये काम करेंगे लॉ से. ठीक है, जिसके लिए लेजिस्लेटिव पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो लॉ बना सकता है लोगों के लिए. ठीक है, और वो लॉ सही बना है कि नहीं, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट सही काम कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए उनको तीसरा एरिया बनाना पड़ा, जो कि क्या होता है? जुडिशरी. जुडिशरी मतलब क्या हो गया? कोर्ट्स. कितने प्रकार के कोर्ट्स हैं हमारे यहाँ? प्राइमरीली बता दो, बाकी तो बहुत है. 3 टाइप्स.
सिंपल बात करें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इतना तो सुनाइए, बाकी तो चर्चा डिटेल में करेंगे, ठीक है। कितने सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ? 8-10 तो है ही। हर शहर में एक, हर स्टेट में एक, पूरे देश में एक, पक्का? अच्छा, तो हर स्टेट में होता है हाई कोर्ट और पूरी कंट्री में एक होता है सुप्रीम कोर्ट। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कौन सी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट? बताओ, सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर विच गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट? किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं। क्या कोर्ट्स किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं होते? होते होंगे। हाई कोर्ट होता होगा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, और क्या, और सुप्रीम कोर्ट होता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। आपको पता है अगर ऐसा होता तो आपको नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट का जज बीजेपी का बंदा होता है ना? इतना तो आप समझ ही रहे हैं। अब ऑनलाइन बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं, है ना? बीजेपी छोड़ो, एनी पॉलिटिकल पार्टी अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट के जज दे शुड बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। लेकिन अभी वो पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते। वो कैसे आते हैं? क्वालिफिकेशंस के बेस पे आते हैं, जो लीगल बैकग्राउंड के लोग होते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो जुडिशरी है वो कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को। ये 3 मेन एरियाज हैं जिसके हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। अब इन तीनों की बातें हम लोग क्यों माने? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे स्टार्टिंग लाइंस क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, किसके लिए? मेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। लोगों के लिए है, लोगों ने बनाया है और अपने लिए बनाया है। किसने बनाया है? लोगों ने। किसके लिए? अपने लिए, ठीक है। हम अपने लिए जब कोई रूल बनाते हैं तो हम फॉलो करते हैं, लेकिन हम दूसरे के लिए कोई रूल बनाएंगे या कोई दूसरा हमारे लिए रूल बनाएगा तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। और सिर्फ इस वजह से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हर बात को फॉलो करते हैं। जितने भी लॉ हैं उन सबसे सुप्रीम कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। द टॉप अथॉरिटी इज द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सारे लॉ को ओरिजिन कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ पार्लियामेंट बनाता है, ये कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग कहते हैं बिल जो है वो एक्ट बनता है, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पास करती है, लोकसभा राज्यसभा, ये सब कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा, प्राइम मिनिस्टर कैसे आएगा, इलेक्शंस कैसे होंगे, हमारे अधिकार क्या क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारे देश के बेसिक डॉक्यूमेंट पे लिखी हैं। और उस बेसिक डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे अधिकार क्या है? इनको हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, याद है? फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे लिए, सिटीजन्स के लिए, कि भाई हमारे पास क्या क्या अधिकार है और कोई हमसे ये अधिकार नहीं छीन सकता। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसके लिए पास होते हैं? गवर्नमेंट के, कि अगर आप इलेक्ट होके आते हैं तो आपको देश कैसे चलाना है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स मैंडेटरी होते हैं। मैंडेटरी का मतलब कि इनको फॉलो करना जरूरी है, और अगर कोई हमसे हमारा फंडामेंटल राइट छीनेगा तो हमारे पास अधिकार है कि हम डायरेक्टली कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। नॉर्मल रूल ये कहता है कि हम कभी भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, हम मशीनरीज के थ्रू जाएंगे, पहले सिविल कोर्ट जाएंगे या पहले क्रिमिनल कोर्ट जाएंगे, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हम डायरेक्टली किसके पास जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, एंड दैट इज फंडामेंटल राइट। यानी कि सबसे ऊपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फंडामेंटल राइट्स, और फिर होता है लॉ। तो बताओ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो क्या प्रिवेल करेगा? किसी भी लॉ को हम गलत प्रूफ कर सकते हैं, किस बेसिस पर? कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। तो कभी भी आपके सामने लाइफ में भी ऐसा कोई केस आए जिसमें आपको लगता है कि ये लॉ अनजस्टिफाइड है, आप उसके लिए केस लड़ सकते हैं, लेकिन पॉइंट क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि भाई ये लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उस लॉ को गलत डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि जीतेगा हमेशा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फाइन। तो इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। ईईटी में थोड़ा सा कम था, इसमें थोड़ा सा डिटेल में है, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस। एक और डिफरेंस है क्या? ईईटी में एमसीक्यू था और यहाँ पर सब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए बात करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मतलब क्या होता है? प्रीफेस, द फर्स्ट लाइन्स। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into।
ये कुछ शब्द हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं. कौन कौन से? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. ठीक है, ये वर्ड्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं. एक एक करके इनका मीनिंग समझेंगे. व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड सोवरेन? सोवरेन, इंडिपेंडेंट. ठीक है, सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट होना. सोशलिस्ट नाम से समझ में आ रहा है किसके लिए? सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी. सेक्युलर, एग्जैक्टली, फ्रीडम ऑफ रिलीजन. हमारी कंट्री में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यानी कोई भी पर्सन कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है. डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक बहुत सुना है. डेमोक्रेसी, राइट टू चूज. डेमोक्रेसी मतलब हर इंडिविजुअल का अधिकार है चूज करने का. हम इलेक्ट कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम क्या इलेक्ट करते हैं? हम अपने प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं. ठीक है, हम अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, आप देखिए हर चीज में तो आपके पास अधिकार है. आप अपना कोर्स सिलेक्ट करते हैं, छोटे से स्टार्ट करो, आप अपना स्कूल सबसे पहले चूज करते हैं. बस माँ बाप चूज करने का ऑप्शन नहीं मिला है ना, वरना आप कहते कि वैसे तो अम्बानी से गुड़ मिलते हैं हमारे, इनसे तो शक्ल मिल रही है, गुड़ जो है हमारे वो मुकेश अंबानी जैसे हैं, है ना, तो पैदा तो वही होना चाहिए, बस वो इलेक्ट करने का मौका नहीं मिल पाया. अदरवाइज डेमोक्रेसी ये कहती है यू हैव अ राइट टू चूज एवरीथिंग. ठीक है, तो ये सब अधिकार किसके अंदर आते हैं? डेमोक्रेसी. रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब रिपब्लिक डे, जिस दिन छुट्टी मनाई जाती है, देर तक सोया जाता है ना, लड्डू खाए जाते हैं. रिपब्लिक का मतलब देयर इज वन सिटीजन, वन पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग द होल कंट्री, जिसको हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और वो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? प्रेसिडेंट. ठीक है, ये चीजें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है कि हमारी कंट्री सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है. अभी ये सब डिटेल में आगे दिया है. किस लिए है? इंश्योर करते हैं कि सबके साथ जस्टिस हो, सबको लिबर्टी मिले. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम. फ्रैटर्निटी, व्हाट इज फ्रैटर्निटी? भाईचारा, ब्रदरहुड. ठीक है, एंड इक्वालिटी. इन चीजों को मेंटेन करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. ठीक है, चलिए अब जरा स्टार्ट करते हैं. पहले तो ब्रॉड फ्रेमवर्क है, हम लोग आते हैं डायरेक्टली प्रीएम्बल पर. द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन sets out the aims and aspirations of the people of India. It is a part of the constitution. The preamble declares, अब देखो वही सारे वर्ड्स दोबारा आ रहे हैं. Preamble declares India to be sovereign, socialist, secular, democratic and republic. To secure to all its citizens, कि सारे citizens को क्या मिलना चाहिए? Justice होना चाहिए, liberty होनी चाहिए, equality होनी चाहिए and fraternity होनी चाहिए. It is declared that constitution has been given, ये लाइन समझते हैं ना हम लोग, it is given by the people to themselves, और इसीलिए हम लोग फॉलो करते हैं. किसी और की दी हुई चीज हम क्यों फॉलो करें? आज हम आपके लिए टाइम टेबल बनाए कि अगर आपको जून 24 के एग्जाम में पास होना है, तो हम आपके लिए टाइम टेबल बना रहे, 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा. आज से पढ़ेंगे, सुबह सुबह मजाक नहीं होता, 2 पढ़ लेंगे, चलो आपकी ना मेरी 2.5 घंटा है ना, तो हम आपके लिए लॉ बनाएंगे, आप नहीं पढ़ेंगे. लेकिन आपने भी अभी न्यू ईयर था, आपने बनाया होगा कुछ रेजोल्यूशन, 3 दिन ही सही, 3 दिन ही सही है ना, फॉलो तो किया. तो किसी और का बनाया हुआ रूल आप फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन खुद के लिए आपने जो लॉ बनाया वो आप फॉलो करेंगे, और सिर्फ इसलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं. इट इज गिवन बाय द पीपल टू देमसेल्व्स. अगर हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें तो उन्होंने एक एक करके ना वर्ड के मीनिंग बताए हैं. देखो, द एक्सप्रेशन sovereign signifies that republic is externally and internally sovereign. Sovereignty in the strict and narrowest sense of the term implies independence. कह रहे हैं सबसे पहली चीज है इंडिपेंडेंट. इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस भी और कलेक्टिव भी. इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस मतलब हम लोग देखा जाए तो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या ये है कि हम कुछ भी कर सकते हैं? नो, हम इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ आज बम ब्लास्ट करने का बहुत मन कर रहा है, अंदर से पेपर खराब हो गया, गुस्सा आ रही, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, तो गए बम गिराया है. ठीक है, और कोई पकड़ने आया तो हमने कहा ऐसे कैसे, हमारा फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते. इंडिपेंडेंस तो है, लेकिन इंडिपेंडेंट है अपने काम करने के लिए. ठीक है, ऐसा कोई भी काम जिससे सोसाइटी का लॉस हो रहा है वहां पर इंडिपेंडेंस कंसिडर नहीं करी जाएगी. तो ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल अराउंड with and without the borders of the country. Legal sovereignty is vested in the people of India and political sovereignty is distributed between the union and state.
पॉलिटिकल सोवरेनिटी मतलब पूरी कंट्री के लिए क्या करना है, हमें क्या करना है ये हम डिसाइड करेंगे, लीगल सोवरेनिटी। पॉलिटिकल सोवरेनिटी देश के लिए क्या होना है, स्टेट के लिए क्या होना है, इसके लिए दो डिपार्टमेंट्स बना दिए गए, यूनियन एंड स्टेट। जो यूनियन बोलते हैं ना हम लोग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं उसको हम लोग यहाँ यूनियन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो कुछ काम ऐसे हैं जो सेंट्रल के पास होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो स्टेट के पास। कोई एक काम बता सकते हो जो सेंट्रल के पास है और कोई एक चीज जो स्टेट के पास है? डिफेंस किसके पास है? यूनियन के पास, ठीक है। और स्टेट? ओके, लोकल अथॉरिटीज कह लो, या सिंपल पुलिस। पुलिस जो है वो स्टेट का है और आर्मी जो है वो सेंट्रल का है, ठीक है। दिल्ली क्या है? स्टेट है। स्टेट के साथ साथ क्या है? एक और वर्ड आता है, बचपन में आपने सुना होगा, यूनियन टेरिटरी, सुना है? यूटीज, ठीक है, अभी पढ़ेंगे उनके बारे में, ओके। तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे इतने स्टेट्स हैं, है ना, इतने यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरी होती क्या है ये आपको पता नहीं है, बस आपको, हमको तो बचपन में लगता था जिनके नाम अजीब अजीब होते हैं, है ना, अंडमान निकोबार, है ना, तो ये, हाँ एग्जैक्टली, तो हमें बचपन में यही लगता था, लेकिन फिर बड़े होकर समझ में आया कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज का बेसिक मतलब समझो, जो यूनियन के कंट्रोल में है, यूनियन मतलब सेंट्रल, ठीक है, प्रेसिडेंट रादर, प्रेसिडेंट के कंट्रोल में। तो ये कह रहे हैं ये ऐसे एरियाज होते हैं जो विच आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके। तो उस हिसाब से दिल्ली पे ज्यादा रूल्स लग ही नहीं पाते हैं, तभी तो वहां पर इतनी प्रॉब्लम होती है कि वहां जो सीएम है उनकी ज्यादा चल नहीं पाती है, रीजन बीइंग इट इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। चलो, तो ये कह रहे हैं सोवरेनिटी जो है वो पॉलिटिकल लीगल दोनों की है। डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी इज इलस्ट्रेटेड बाय प्रोविजंस कंफर्मिंग, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, ये किस बात से समझ में आता है? एडल्ट सिटीजंस हैविंग अ राइट टू वोट and the provisions for elected representatives and responsibility of the executive to the legislature. Now, Constitution aims to secure to its people justice, social, economical and political. Directive principles are contained in part 4 of the Constitution. दो parts हैं, एक होता है part 3 of the Constitution और एक होता है part 4. Part 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मैंडेटरी क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर। हाँ बेटा, हाँ लीगल सोवरेनिटी वाली, हाँ, लीगल सोवरेनिटी इज वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी, ये वाली लाइन है, ओके। लीगल सोवरेनिटी मतलब इंडिविजुअल सोवरेनिटी किसके पास है? हमारे हिसाब से एक इंडिविजुअल के पास क्या करना है क्या नहीं करना है, ये लीगल अथॉरिटीज हमारे पास हैं। लेकिन अगर हम कलेक्टिवली देखें, ठीक है, वो अथॉरिटी किसी एक के पास नहीं है, वो किसके पास है? सेंट्रल और स्टेट के पास। तो एक इंडिविजुअल को क्या करना है ये इंडिविजुअल डिसाइड करेगा, लेकिन कलेक्टिवली सबको क्या करना है दिस विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल और द स्टेट, ओके। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अब पहला लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, बताइए। हाँ, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल विद सर्टेन यूनिटरी फीचर्स, याद आई ये लाइन? देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, दो तरीके के फीचर्स होते हैं, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनिटरी। फेडरल का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ठीक है, और यूनिटरी का मतलब होता है वन पावर, सिंगल पावर। नाउ हम लोग कैसे कह सकते हैं कि इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है? पहले हम ये डिसाइड नहीं करते कि हम फेडरल हैं कि यूनिटरी है, हम लोग फेडरल हैं, हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, कैसे कह सकते हैं? सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, और ओके, एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया लिस्ट, सुना है आपने कभी? हमारे यहाँ 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक्स दिए हैं उस पे लॉ बनाने का अधिकार किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट पे जो लिस्ट में आइटम्स दिए उस पे लॉ कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। और ये दोनों की पावर्स अलग अलग हैं, सेंट्रल वाले चीजों पे स्टेट लॉ नहीं बना सकता और स्टेट वाली चीजों पे सेंट्रल लॉ नहीं बना सकता। इससे पता चल रहा है कि ये क्या है? फेडरल। तो बेसिकली हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिससे ये पता चलता है कि हमारी कंट्री क्या है? फेडरल। लेकिन पूरी तरह से फेडरल नहीं है। क्या स्टेट्स चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से? बहुत टाइम पहले आपको पता है क्या हुआ था?
जो यूपी के सीएम थे, नाम नहीं लेंगे हम, ठीक है, बट फिर भी, तो जो यूपी के सीएम थे उन्होंने क्या करने की कोशिश करी थी, उन्होंने कहा था कि हम यूपी को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर देंगे। यूपी एक बड़ा स्टेट है, उन्होंने कहा हम इसको छोटे छोटे स्टेट्स में कई सारे स्टेट्स बना देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उनको परमिशन नहीं मिली, कहां से? सेंटर से। तो सोचो अगर पूरी तरह से फेडरलिज्म होता तो उस हिसाब से स्टेट को किसी भी चीज पे सेंट्रल की परमिशन लेने की जरूरत ही ना होती। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी स्टेट में, ठीक है, कोई दंगा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आर्मी बुलाई जाती है। कहां से बुलाते हैं? सेंट्रल से। इसके लिए आपको परमिशन किसकी चाहिए? सेंट्रल की। इसका मतलब फेडरलिज्म तो है, लेकिन फिर भी देयर आर सर्टेन पावर्स जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सेंट्रल के पास। इससे ये समझ में आया कि हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है? फेडरल भी है, यूनिटरी भी है। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाजी फेडरल, पार्शियली फेडरल, ठीक है। तो देखिए कह रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल। वैसे तो फेडरल है, लेकिन इसमें कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं। और इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट केस आपको याद होगा, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आता है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इस केस का नाम लिखना जरूरी है, मैंडेटरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, केशवानंदा भारती, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस in the famous case of Keshavananda Bharati were of the view that federal features form the basic structure of Indian constitution. तो जब ये केस हुआ तब उन्होंने ये कहा कि वैसे तो इंडिया के जो मेजॉरिटी फीचर्स हैं वो सब कौन से हैं? फेडरल के हैं। However, there is some controversy as to whether the Indian constitution establishes a federal system or it stipulates a unitary form of government with some federal feature. केशवानंदा भारती केस में तो सुप्रीम कोर्ट जजेस ने ये कहा कि भैया फेडरल है, लेकिन फिर ये समझ में आया कि पूरी तरह से फेडरल नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि ये डिक्लेयर करते हैं कि ये क्या है? यूनिटरी। तो इन दोनों के जजमेंट से कंक्लूजन हम लोग ने क्या निकाला कि हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? क्वाजी फेडरल, फेडरल है विद सम यूनिटरी फीचर्स। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि फेडरलिज्म के फीचर होते क्या है, फेडरल इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है। हम लोग एक एक करके पॉइंट पढ़ेंगे, आप बताइएगा इंडिया में वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। ये जो पैराग्राफ है ये बता रहा है फेडरलिज्म के क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरल पॉलिटी आर, फर्स्ट इज डुअल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में डुअल गवर्नमेंट होती है, बताओ इंडिया में डुअल गवर्नमेंट है? यस, सेंट्रल है और स्टेट है। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कह रहे फेडरल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है। क्या इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है? यस, कुछ काम है जो सिर्फ सेंट्रल के पास है और कुछ काम है जो सिर्फ स्टेट कर सकती है। थर्ड, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सुप्रीमेसी मतलब सुप्रीम, ऑन द टॉप। कह रहे हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, टॉप पे कौन होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमारी कंट्री में भी ऐसा है? यस। कह रहे हैं कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। तीन फीचर हो गए, पहला क्या था? डुअल गवर्नमेंट, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एंड थर्ड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या फोर्थ इंडिया में होता है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कह रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, यानी जो जजेस है वो ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं ना ही स्टेट गवर्नमेंट के। ये इंडिया में फॉलो हो रहा है? यस, ये भी इंडिया में फॉलो हो रहा है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है? दिख ही रहा है ना, दिख ही रहा है रिटन। अच्छा, एंड ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे लाते होंगे? इतना भयानक आंसर नहीं, आसान बात पे शब्दों में बात करेंगे। पहले बताओ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है? नहीं कर सकते? वैसे नहीं कर सकते, कैसे कर सकते? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, दुनिया में हर चीज को अमेंड किया जा सकता है। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ही है जो सबसे ज्यादा अमेंड होते हैं, है ना। तो कह रहे हैं अमेंड किया जा सकता है, लेकिन अमेंड करने का प्रोसीजर क्या होगा? व्हाइटनर लगा के हटा दो, पन्ना फाड़ दो? नहीं, क्या करेंगे? रिजिड प्रोसीजर है, बहुत सारी अप्रूवल्स लेनी पड़ती है, बहुत सारी कमेटी बैठती है, बहुत सारे डिस्कशन होता है। इवन आप लॉ के अमेंडमेंट की बात समझिए, लॉ का अमेंडमेंट भी ना एक्ट लाके ही आता है।
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई लॉ है, कंपनीज एक्ट में कोई अमेंडमेंट आई, वो अमेंडमेंट ऐसे नहीं हुई कि अनाउंस हो गई और हो गई, उस अमेंडमेंट को लाने के लिए भी एक अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ता है, यानी लॉ को अमेंड करने के लिए भी लॉ ही लाना पड़ता है, और लॉ लाने का प्रोसीजर आपको पता है कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सिमिलरली कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत रिजिड है, ठीक है। ये सारे फीचर्स होते हैं किसमें? फेडरल सिस्टम में। क्योंकि इंडिया में भी ये सारे फीचर्स होते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। तो कौन कौन से फीचर्स थे बताना। सबसे पहले कौन सा था? डुअल गवर्नमेंट था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स था, फिर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी था, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड रिजिड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो इसको एक एक करके इन्होंने इंडिया से कंपेयर किया, जो हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट में देखिए लिखा है इन इंडिया देयर आर गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल लाइक यूनियन एंड स्टेट, ये फर्स्ट पॉइंट था। पावर टू मेक लॉज हैव बीन सूटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, कह रहे पावर टू मेक लॉ उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हमारी कंट्री में थ्रू वेरियस लिस्ट, ये वही है यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, ओके। बोथ द यूनियन एंड स्टेट हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, चाहे यूनियन हो चाहे स्टेट हो, दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है। आप बता सकते हो कौन सा पॉइंट था ये? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट है एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम and if it is to be amended it is possible only by following the procedure explained under article 360A, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो किया जा सकता है, लेकिन अमेंड करना इतना आसान प्रोसीजर नहीं है। इन सारे फीचर्स को देख के हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है? फेडरल। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हैज फेडरल फीचर्स, बट the Indian Constitution does not establish two coordinated independent government। क्या हमारी दोनों गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है, अपना अपना करते हैं? नो, ठीक है। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों को कंसल्ट करके कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ता है, मिल के काम करना पड़ता है। बोथ द गवर्नमेंट्स कोऑर्डिनेट, कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट इन ईच अदर्स एफर्ट। और इससे क्या समझ में आता है? अगर दोनों मिल के काम कर रहे हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है? यूनिटरी। तो इस पूरी चीज से क्या समझ में आया? द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल, दैट इज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी। समझ आ गया? ठीक है, हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और यूनिटरी, ठीक है। तो सबसे पहले यही समझाना फेडरल के क्या फीचर्स होते हैं, फिर इंडिया को कंपेयर करना कि इंडिया में फेडरल कैसा है, फिर ये लिख देना कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स नहीं है, कुछ ऐसे काम होते हैं जो स्टेट को भी पूछ के करना पड़ता है यूनियन से, और इससे ये समझ में आता है कि है तो बेसिकली फेडरल विद सम यूनिटरी फीचर्स। इतना आंसर लिखना होगा, ठीक है, फाइन। अगेन आई एम टेलिंग यू एज फार एज आंसर राइटिंग इज कंसर्न, इसकी लैंग्वेज एकदम रट के लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो दो बातें समझिए, प्रैक्टिकली अगर आप हमसे पूछे, ठीक है, कि नंबर कब ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, तो वेरी ऑनेस्टली आई विल से ये लैंग्वेज लिखोगे तो मिलेंगे। दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर, ठीक है। एक श्योर शॉर्ट आंसर जो है कि हाँ अगर आप ये लॉ की लैंग्वेज लिखोगे, बुक की लैंग्वेज लिखोगे, तो बट ऑब्वियस है नंबर ज्यादा मिलेंगे। बट द सेकेंड थिंग विच कम्स इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल कि यू मग अप दिस लैंग्वेज, उसको रट लोगे, ये पॉसिबल है? नो। कब तक रटोगे ये बताओ? किताब देखो कितनी मोटी है, और मान लो ये रट भी ली, फिर अगला उठाओ कंपनी लो, उसकी मोटाई देख लो, है ना, और मान लो वो भी हो गया, हम रजनीकांत हैं, फिर तीसरी उठाओ, तो यू कैन नॉट लर्न व्हाट आई पर्सनली बिलीव, ठीक है। एज ए टीचर हमें आपको ये कहना चाहिए याद कर लो नंबर आ जाएंगे, बट दैट इज वेरी इजी, बट आई नेवर से सच थिंग, जो मैं पता है मेरे लिए बोलना आसान है बट आपके लिए करना डिफिकल्ट है। मैं आपसे कहते सारी सेक्शन याद कर लो, है पॉसिबल? दैट इज वाई ओनली से कंपनी लॉ के कर लो, क्योंकि वो आपका कोर सब्जेक्ट है। कंपनी लॉ में भी जो डायरेक्टर्स मीटिंग्स, जो मेन चैप्टर्स हैं केएमपी वगैरह, उनके कर लो, वो भी चलो सिलेक्टिव हो गया। अब हम आपसे कहें जेआईजीएल के सारे सेक्शन याद कर लो, तो जेआईजीएल में इतने चैप्टर और सबके सेक्शन, तो अगर आप सेक्शन 6 याद कर रहे हैं तो जितने चैप्टर है सबके सेक्शन 6 याद करो, तो फिर एक काम करो 10-15 साल बाद पेपर देना, है ना। दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल।
फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, हमेशा ध्यान रखो आप ये कोर्स नॉलेज के लिए कर रहे हो फर्स्ट इंस्टेंस में। हम हमेशा ये बोलते हैं बच्चे ना करते करते भूल जाते हैं, उनसे अभी हम आपसे पूछे आप क्यों कर रहे हो, क्यों क्लास पढ़ने आए हो, तो आप पता है क्यों कहोगे, अरे पेपर है जून में, क्या बताएं। क्यों पढ़ने आए हो, क्योंकि पेपर है, इसलिए नहीं पढ़ने आए, इसलिए पढ़ने आए हो क्योंकि आपको इस लॉ की, आपको इस कोर्स की नॉलेज चाहिए थी। उस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एग्जाम रखा गया है, तो ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया आजकल। आजकल ऑब्जेक्टिव ये एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हो इसलिए एग्जाम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? द मेन ऑब्जेक्टिव इज गैदरिंग नॉलेज। अगर आप सीएस बनोगे तो अगेन वो आपकी नॉलेज देख के काम करवाएंगे। डिग्री देख के नौकरी मिल जाएगी, बट नौकरी मेंटेन तब रहेगी जब नॉलेज होगी। आपको समझ में हमने क्या बोला? डिग्री देख के मिल तो गई, ऐसा कई बार हुआ है हिस्ट्री में कि डिग्री देख के नॉलेज मिल तो गई, वो नौकरी मिल तो गई, फिर उनको समझ में आया वही जो हमने स्टार्टिंग में बोला था, भूल गए। देन इन दैट के सस्टेन थोड़ी हो गया, अगले दिन एक और लेटर चिट्ठी मिलेगी, दफा हो जाओ यहाँ से, इसी को अच्छे शब्दों में लिखा होगा, है ना। तो यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन। अगर आप सोचते हैं आप प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस आप अपनी नॉलेज के दम पे ही तो करोगे ना, मार्क्स के दम पे थोड़ी ना करोगे कि यहाँ छपवा लिया GIGL 60 एग्जेम्पशन आई थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी क्लाइंट को, किसी क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता है आप जिस डॉक्टर से दवाई लेते हो उसके नंबर कितने आए थे, पूछ के देखो कभी। एक आध दवाई एक्स्ट्रा दे देगा आपको वो, सोते रहो। वी नेवर डू दिस बिकॉज प्रोफेशनल कोर्सेज मीन्स यू नीड टू हैव अ नॉलेज। तो फर्स्ट थिंग इज दैट। और आपको पता है कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत होती है हिंदी इंग्लिश वाली, हम तो हिंदी मीडियम, वो यही लेके बैठे हैं जीवन भर, हम हिंदी मीडियम, हम कैसे लिखेंगे। आपको एक बात बताएं, अगर आपके इंस्टीट्यूट को हिंदी और इंग्लिश से कोई फर्क पड़ता तो आपको नहीं लगता इंग्लिश का पेपर होता है 100 नंबर का। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपके इंस्टीट्यूट को ये लगता कि आपको इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है तो वो एक इंग्लिश का पेपर रखते 100 मार्क्स का। इंग्लिश का कोई पेपर है? नो। वो ये कह रहे हैं भाई बस इतना लिख दो कि पढ़ने में आ जाए, समझ में आ जाए। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, आपके पास क्लाइंट कोई थोड़ी ना इंडिया के बाहर से आने वाला है, आपके पास क्लाइंट तो इंडिया का ही आएगा ना, वो हिंदी बोलेगा। तो इट्स नॉट एट ऑल रिलेटिंग टू हिंदी और इंग्लिश, इट इज नॉट एट ऑल रिलेटिंग टू योर राइटिंग। हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, ऐसी राइटिंग है कि उनको खुद समझ नहीं आता क्या लिखा है लिखने के बाद, एंड ऑल इंडिया रैंक से पास हुए हैं वो बच्चे। रियलिटी बता रहे हैं हम आपको, CS कोर्सेज में ऐसी राइटिंग कि हमें चक्कर आ जाए देख के, लेकिन ऑल इंडिया रैंक आ गई क्योंकि उनको उससे मतलब ही नहीं। ग्रामर, आपको लगा मैं इंग्लिश अच्छी नहीं इसलिए हम CS नहीं कर सकते, ग्रामर इंग्लिश ये सब इंपॉर्टेंट है। अब ग्रामर में इतना इररेलेवेंट ना लिखो कि पढ़ने में नहीं आ रहा है, मतलब इतना लिख लो आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, ये भी तो इंग्लिश है ना। हिंदी मीडियम का बच्चा ये तो बोल लेता है ना, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, बस ये चाहिए उनको, समझ में आ जाए पानी मांग रहे हो, ठीक है, बस दैट्स इट। तो उसके लिए फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग। कंटेंट समझो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, उसको अपनी लैंग्वेज में समझो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और ऐसा आंसर लिखो विच इज ऑब्वियसली उनको समझ आए, अंडरस्टैंडेबल बाय देम। अब ये फर्स्ट स्टेज हो गया। अब जब आप इतना प्रिपेयर हो गए कि हमें कंटेंट आ गया, सेकेंड थिंग इज दैट अब जब मॉड्यूल से पढ़ते हो या लॉ की लैंग्वेज पढ़ते हो तो धीरे धीरे वो वर्ड्स आ जाते हैं। अब जब आप अपना ये आंसर लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट लिखोगे ना क्वाजी फेडरल, तो क्वाजी फेडरल इज ए लीगल वर्ड बाय द वे। बता आप ही लोग ने नाम बोला, यहाँ तो लिखा भी नहीं था, आपने अपने आप से बोला क्वाजी फेडरल, तो क्वाजी फेडरल इज ए लीगल वर्ड। आप जो भी वर्ड्स आप यूज करने लग गए हो ना वो लॉ के यूज करने लगे हो, आपको पता भी नहीं है, ठीक है। सो ओनली दैट मच इज रिक्वायर्ड। उसको और बेटर करने के लिए सेक्शंस लगा दिए जाते हैं, और बेटर करने के लिए केस लॉ लगा दिए जाते हैं। अब ये आपको याद ही हो गया केशव नंदा भारती। अब ये आप आंसर लिखोगे, लिखना क्या है यही कि स्ट्रक्चर क्या है, फेडरलिज्म के फीचर क्या है, वो 5-6 पॉइंट्स लिख दिए, इंडिया को कंपेयर कर दिया, इंडिया में ये है, केशवानंदा भारती का केस लिख दिया, और लास्ट में लिख दिया कि पूरी तरह से फेडरल नहीं है, यूनिटरी फीचर्स हैं, देयरफॉर इट इज क्वाजी फेडरल, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सब टेंशन मत लेना कि बहुत हाई फाई लैंग्वेज लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम के फेल होते देखे हैं हमने, और एक से एक हिंदी मीडियम के बच्चे, हम आपको बता रहे हैं, दे वर नॉट एबल टू राइट अ सिंगल लाइन। एक सिंगल हम उनको बिठा के लिखवाते थे, बेटा लिखो एक लाइन। आज कंपनी सेक्रेटरी हैं और बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी। वो बच्ची हमको भेजती है कि मैम आज इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग हमने होल्ड करी, इट मेक्स मी फील सो प्राउड कि देयर वाज अ टाइम व्हेन शी सेड कि मैम लिखा नहीं जा रहा, हम कोर हिंदी मीडियम के, हमसे एक लाइन नहीं लिखी जा रही, क्या लिखा है पता नहीं क्या लिखा है। एंड टुडे किस किस कंपनी की बोर्ड मीटिंग नहीं करती, किस किस कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग्स नहीं होल्ड कराते। सो इट्स ऑल अबाउट योर नॉलेज, ठीक है, फाइन। और भाषण चाहिए कि हो गया? आप चुपचाप टेस्ट दे देना सारे। आपको क्या लगा ऐसे ही समझा रहे?
अपना पर्सनल फायदा होता है हमारा। तो एक क्वेश्चन आपका डन हो गया स्ट्रक्चर। जुडिशियल व्यू की बात करते हैं। द क्वेश्चन एज टू वेदर the question as to whether the Indian constitution has a federal form of government or a unitary constitution with some federal feature came up in various cases before the Supreme Court. But in most cases, the observations have been made in a particular context and have to be understood accordingly. The question rests mostly on value judgment. तो कह रहे हैं ये चीज कई बार अलग अलग केसेस में जजेस के सामने आई कि भाई फेडरल है कि यूनिटरी है, एंड हर केस में यही कॉमन जो है बात निकल के आई कि हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली फेडरल है विद सम यूनिटरी फीचर्स। अब एक अगली बात आती है पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। नाउ ये कह रहे हैं फेडरल तो है, लेकिन फेडरल में भी हमारे यहाँ कुछ डिफरेंट चीज होती है फॉलो। फेडरल का बेसिक मतलब होता है पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हमारी कंट्री में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। पेक्यूलियरिटीज का मतलब समझ रहे हो? पेक्यूलियर फीचर्स, ये फीचर्स फेडरलिज्म के हैं जो सिर्फ हमारे देश में देखने को मिलते हैं। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफर्स फ्रॉम फेडरल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इन सर्टेन फंडामेंटल एस्पेक्ट्स। अब हमारा फेडरलिज्म बाकी की कंट्रीज के कंपैरिजन में कैसे अलग है, दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा बाहर की कंट्रीज में या अमेरिका वगैरह में क्या होता है, वहां पर जो स्टेट्स हैं, मतलब जो सिटीज हैं, स्टेट्स हैं, वो अलग है और एक कंट्री अलग है। वहां पर डुअल सिटीजनशिप चलती है, ठीक है, या एग्जैक्टली स्टेट की अलग होती है और कंट्री की अलग होती है। आप कोई बंदा बाहर से आ रहा है, आप उससे पूछो कहां से आ रहे हो, तो वो स्पेसिफिकली बताएगा न्यूयॉर्क से आ रहे हैं, ठीक है, जगह से। आप यहाँ से इंडिया के बाहर गए, आपसे कोई पूछेगा तो आप कहोगे यूपी से आ रहे हैं, वैसे भी ना बताते। अगर होती भी तो भी आप ना बताते हो आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र मुंबई, यू नो, है ना। बट नॉर्मल इंडिया का कोई बंदा बाहर जाता है और उससे पूछा जाता है फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, तो वो कहेगा इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल नेशनैलिटी। लेकिन बाहर का जो बंदा आता है ना, वहां पर डुअल नेशनैलिटी का सिस्टम है। अब डुअल नेशनैलिटी से आपको समझ में आ रहा है कि उनका स्टेट और सेंट्रल एकदम अलग है। उसका कारण ये है बनने, मोड ऑफ फॉर्मेशन समझिए। दूसरी कंट्रीज में क्या होता है पहले इंडिविजुअल स्टेट्स थे और उन सारे स्टेट्स ने अपनी थोड़ी थोड़ी पावर्स देके एक सेंट्रल बनाया। ओके, हमारे देश में क्या हुआ पता है, हमारे देश में एक सेंट्रल था और उसने छोटे छोटे स्टेट्स बनाए। यानी यहीं से समझ में आ रहा है कि कंट्रोलिंग पावर हमारे देश में सेंट्रल के पास है और बाकी कंट्रीज में किसके पास होती है, स्टेट्स के पास। ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस दूसरी कंट्री में चलती है स्टेट्स की और हमारे यहाँ चलती है सेंट्रल की। एक और एग्जाम्पल हम आपको देंगे। हमारे यहाँ 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे लॉ कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट पे कौन बनाता है, स्टेट। कॉन्करेंट में कौन बनाता है, दोनों। अब हमको एक बात बताओ, अगर कोई ऐसा मैटर है जो तीनों लिस्ट में नहीं है, ना यूनियन में है, ना स्टेट में है, ना कॉन्करेंट में है, उस पे लॉ कौन बनाएगा? वैसे मैं आपको बताया उनको रेसिड्यूरी पावर्स बोला जाता है। रेसिड्यूरी मतलब रिमेनिंग, जो तीनों में नहीं है, रेसिड्यूरी। उस पे लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल। कैसे बताया आपने? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पेक्यूलियर फीचर है। हमारी कंट्री में जो रेसिड्यूरी पावर्स होती हैं, ये किसको दे दी गई हैं, सेंट्रल। यहीं से समझ में आ रहा है कि सेंट्रल की कंट्रोलिंग है, कि ठीक है 3 लिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जो बच गया वो पावर भी सेंट्रल को दे दो। इसका मतलब सुप्रीमेसी किसके पास हो गई, सेंट्रल के पास। दूसरी कंट्री में ऐसा नहीं होता। बाकी की कंट्रीज में अगर फेडरल स्ट्रक्चर है तो रेसिड्यूरी पावर सेंट्रल के पास नहीं होती। इन सब चीजों से समझ में आ रहा है कि हमारा पूरी तरह से फेडरल भी नहीं है। तो ये फीचर्स फेडरल के हैं लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े से डिफरेंट हैं। तो जरा पढ़ते हैं इनको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफर्स फ्रॉम द फेडरल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। कैसे? सबसे पहले कह रहे हैं मोड ऑफ फॉर्मेशन। द फेडरल यूनियन एज एन अमेरिकन सिस्टम। कह रहे हैं अमेरिकन सिस्टम में क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय एन अग्रीमेंट बिटवीन अ नंबर ऑफ सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स। उनके यहाँ क्या था, पहले इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे और उन इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने सरेंडरिंग अ डिफाइंड पार्ट ऑफ देयर सोवरेनिटी और ऑटोनॉमी टू अ न्यू सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। यानी उनके यहाँ पहले इंडिविजुअल स्टेट्स थे और उन स्टेट्स ने अपनी कुछ कुछ पावर सरेंडर करके किसको दे दी, सेंट्रल। यानी प्राइमरीली पावर उन स्टेट्स के पास ही थी और कुछ पावर उन्होंने किसको दे दी, सेंट्रल को। हमारी कंट्री में क्या होता है, सारी पावर्स किसके पास है, सेंट्रल।
अब सेंट्रल ने कहा कि हम सारा काम नहीं कर सकते, इसलिए हम अपनी कुछ पावर डेलीगेट कर देते हैं स्टेट्स को। तो देखो इंडिया में क्या है, India had a thoroughly centralized unitary constitution until the Government of India Act, which for the first time set up federal system. कह रहे हमारा जो बेसिकली था ना सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन था। सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का मतलब समझे, बेसिकली सेंट्रलाइज था, सारी पावर किसके पास थी, सेंट्रल के पास। By creation of autonomous units and combining them into federation by one and the same act. तो मोड ऑफ फॉर्मेशन आई थिंक क्लियर है कि बाहर के सिस्टम में इंडिविजुअल स्टेट्स थे जिन्होंने कुछ पावर सरेंडर कर दी सेंट्रल के पास, और हमारी कंट्री में जो सेंट्रल था वो मेन था, उसने अपनी कुछ पावर्स डेलीगेट कर दी स्टेट को। ठीक है, पोजीशन ऑफ द स्टेट इन फेडरेशन, इन अ फेडरल सिस्टम a number of safeguards are provided for the protection of states' right as they are independent before the formation of federation. कह रहे हैं फेडरल सिस्टम में क्या होता है, जो स्टेट्स होते हैं उनके पास कई सारे अधिकार होते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। हमारे देश में स्टेट्स इंडिपेंडेंट है लेकिन अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, दे हैव पावर्स अबव देम। In India, as the states were not previously sovereign entities, the rights were exercised mainly by the union. इसका एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जो भी आइटम स्टेट लिस्ट में लिखे हैं उस पे लॉ कौन बनाता है, स्टेट। अब एक प्रोविजन है जो हम लोग इसी में पढ़ेंगे कि अगर उन मैटर्स पे स्टेट लॉ नहीं बना रही है तो सेंट्रल के पास अथॉरिटी है कि वो बना देगी। ये बात समझ में आई? वो मैटर कहाँ लिखा है, स्टेट लिस्ट में, उस पे लॉ बनाने का अधिकार किसका है, स्टेट का। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो भले ही स्टेट लिस्ट में फॉल कर रहे हैं, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट कह रही है हम इस पे लॉ नहीं बनाएंगे और उससे देश में कुछ खतरा हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, तो यूनियन कहता है तुम्हें नहीं बनाना ना बनाओ, हम बनाएंगे तुम्हारे लिए। इससे समझ में आ रहा है कि कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, सेंट्रल के पास। दैट इज एग्जाम्पल देखो लिखा है रेसिड्यूरी पावर, अभी हमने आपको बताया रेसिड्यूरी पावर्स, वो पावर्स जो तीनों लिस्ट में नहीं आ रही है उस पे भी लॉ कौन बना रहा है, सेंट्रल। सिटीजनशिप, अभी हमने आपको बताया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में डुअल पॉलिटी होती है, डुअल सिटीजनशिप होती है, ठीक है, अ डबल सेट ऑफ ऑफिशियल्स एंड अ डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट। देयर इज हाउएवर सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया विद नो डिवीजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज और ऑफ जुडिशरी। अच्छा ये बताओ, जुडिशरी में डिवीजन नहीं है अपने यहाँ, जुडिशरी में अपने यहाँ, इज देयर डिवीजन इन जुडिशरी इन आवर कंट्री, इन आवर फेडरल सिस्टम? जुडिशरी में डिवीजन तो है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे करते हैं, ये बताओ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे हैं? डिफरेंस समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब हुआ फर्स्ट वन कि एक हाई कोर्ट है एक सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। दिस इज नॉट फेडरल, ये तो उसी की अथॉरिटीज हैं। तो हमारे यहाँ एग्जैक्टली हमारे यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बराबर पे नहीं है, ठीक है, ऊपर नीचे हैं। तभी वो कह रहे हैं हमारे यहाँ देयर इज नो डिवीजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज और जुडिशरी, जुडिशरी का कोई डिवीजन नहीं है हमारे यहाँ कि आधी पावर हाई कोर्ट को दे दी आधी पावर सुप्रीम कोर्ट को, बल्कि हम ये कहेंगे हाई कोर्ट को जो पावर दी है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दी है, ठीक है। दिस शोज कि हमारे यहाँ का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। एंड द फोर्थ वन इज रेसिड्यूरी पावर्स, ठीक है। रेसिड्यूरी पावर अभी हमने आपको बता दिया। इन अदर वर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अच्छा सॉरी, रेसिड्यूरी पावर के लिए ये वाली लाइन थी, रेसिड्यूरी पावर इज वेस्टेड इन द यूनियन, यानी वो आइटम जो यूनियन लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में नहीं है, कॉन्करेंट में नहीं है, उस पे लॉ बनाने का अधिकार किसके पास होगा, सेंट्रल के पास। तो लास्ट में इन्होंने देखिए लिखा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही प्योरली फेडरल है ना ही प्योरली यूनिटरी है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब बात ध्यान से समझिए, अगर क्वेश्चन आता है फेडरल और यूनिटरी का तो ये पॉइंट्स भी लिखना, ठीक है। आंसर वहीं खत्म नहीं हुआ, पहले आप लिखेंगे फेडरल क्या है, देखो थोड़ा ज्यादा लिख दो बेटर है, कम लिखोगे तो नंबर कम आ जाएंगे, और जब आता है तो क्यों ना लिखें, ठीक है, आता है तो बढ़िया से लिख के दिखाओ। ओके तो करना क्या है सबसे पहले लिखना फेडरल के फीचर्स क्या होते हैं और इंडिया में कैसे सेम है, फिर उसके बाद लिखना कि हमारे फेडरल है लेकिन हमारा फेडरल के भी कुछ पेक्यूलियरिटीज है, हमारा फेडरल पूरी तरह से फेडरल नहीं है, उसके ये पॉइंट्स लिखना,
ठीक है, और फाइनली ये कंक्लूजन लिख देना और केशवानंदा भारती का केस लिख देना। क्लियर? सो दिस इज वन बिग क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब ये स्ट्रक्चर के नाम से भी आ सकता है या कोई एक लाइन उठा के भी दे सकते हैं, हो सकता है ये सेकेंड पार्ट भी आ जाए सिर्फ कि व्हाट आर द पेक्यूलियरिटीज ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। एनी डाउट टू एनीवन? समझ आ गया? पक्का? चलें आगे फिर। ओके, अब बात करेंगे हम लोग फंडामेंटल राइट्स की। ये क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स? आपके पास है और हम छीन ले आपसे आपका ये अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे? पता है कैसे जाना है? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बस टेम्पो पकड़ेंगे, बैठ के चले जाएंगे, और नहीं टेम्पो की हम तो ओला बुक करेंगे, उसमें डेस्टिनेशन डालेंगे सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट को हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर एंड गारंटर बोला गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर हम आपको अधिकार दे रहे हैं तो हम आपको रेमेडी भी देंगे। ठीक है, राइट के साथ साथ रेमेडी देना जरूरी है। और ये फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दिए हैं? पार्ट 3 में। द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू सिक्योर टू द पीपल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्रैटर्निटी। और इन्हीं चीजों को मेंटेन करने के लिए विद दिस ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल राइट्स आर इनवाइसेज्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बता रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो पहले इंग्लैंड में क्या था, इसकी जगह आप यहाँ पे आ जाओ सीधे, इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3। याद है ये सारे? कौन कौन से होते थे बताइए? सबसे पहला होता था राइट टू इक्वालिटी, फिर फ्रीडम, फिर राइट अगेन। अच्छा, अब देख देख के बोलो ना, पहले 2 ही याद थे आपको, है ना। जय, वही मैंने कहा तीसरा आंसर कैसे आ गया, फिर हमने ध्यान दिया। अच्छा हाँ, आप तो बोल ही लोगे, अब क्या। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली ये है हमारे फंडामेंटल राइट। और ये क्या है? ये कह रहा है कि अगर आपके ये फंडामेंटल राइट्स पूरे नहीं हुए तो आपके पास एक और फंडामेंटल राइट है, दैट यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको क्या रेमेडी दी है। ओके चलिए, अर्लियर राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 वाज आल्सो गारंटीड एज अ फंडामेंटल राइट। पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट तब दिक्कत ये हुई कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर हुआ, इंसान सुप्रीम कोर्ट चला जा रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की बजाय लीगल राइट कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लीगल राइट एंड फंडामेंटल राइट? लीगल राइट जो लॉ से मिले हैं और फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन से मिले। डिफरेंस समझ आया? एग्जैक्टली ठीक है, अब लीगल राइट समझो, जो लॉ से हमें अधिकार मिले। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कंपनीज आके कहते हैं कि आप अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ये आपका लीगल राइट है कि फंडामेंटल राइट? लीगल राइट। लॉ जो आपको अधिकार दे रहा है वो सारे लीगल राइट्स होते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार दिए हैं वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। बड़ा कौन सा हुआ? फंडामेंटल राइट। लीगल राइट्स के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन उस मशीनरी के थ्रू जाएंगे, हायरार्की के थ्रू। और फंडामेंटल राइट्स अगर इन्फ्रिंज हुए तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस। तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, विच हैज बीन रिमूव्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज ओनली अ लीगल राइट। अब इसके आगे देखिए हम लोग बात करेंगे किसको किसको अवेलेबल होते हैं। वैसे तो अभी आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट। कह रहे आर्टिकल 15, 16, 19, 30 है, ये सिटीजन्स को मिलते हैं सिर्फ, और 14, 20, 21, 22, 23 है, ये सब मिलते हैं टू एनी पर्सन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। फिलहाल ये देखना छोड़ते हैं कि कौन से आर्टिकल से, हमको ये बताओ सिटीजन में और एनी पर्सन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया में क्या फर्क है। एक बात बताओ, पीटर है, पीटर कहाँ का है? पीटर इंग्लैंड का है ना, पता है आपको। अब पीटर इंडिया आया और उसका पर्स चोरी हो गया। ठीक है, उसका पर्स चोरी हुआ तो वो भाग के पुलिस वाले के पास गया, भैया हमारा पर्स चोरी हो गया। तो उसने कहा हम क्या करें? अपने देश की पुलिस में जाओ, उनसे बात करो, बताइए उसको प्रोटेक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्यों? सिटीजन थोड़ी है। मतलब समझे, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जैसे इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ,
लॉ का प्रोटेक्शन या पुलिस का प्रोटेक्शन सबको मिलेगा, एनी पर्सन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। और सिटीजन कौन होता है? बाय बर्थ, जिसका बर्थ यहाँ हुआ है, जिसके फोर फादर्स यहाँ हैं, वो होता है सिटीजन। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एनी पर्सन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया पे मिलेंगे। लेकिन हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल, अभी पढ़ेंगे हम लोग, कॉर्पोरेट्स को पढ़ेंगे कि किसमें किसमें। देखो, जब हम लोग पर्सन बोलते हैं वर्ड, तो पर्सन मीन्स नेचुरल ऑल्सो, आर्टिफिशियल ऑल्सो। लॉ में हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं पर वर्ड लिखा है पर्सन, तो इस पे आप केस लड़ सकते हैं। इस पे केस हुए बहुत सारे। अब नॉर्मल लिखा था पर्सन और एक कंपनी का केस आ गया, तो उन्होंने कहा भैया पर्सन लिखा है, कंपनी थोड़ी ना लड़ सकती है। तो उस कंपनी ने कहा पर्सन लिखा है, ये कहाँ लिखा है? नेचुरल पर्सन। और अगर नेचुरल नहीं लिखा है तो हम ये मान लेंगे कि आर्टिफिशियल भी हो सकता है, और अगर आर्टिफिशियल हो सकता है तो कंपनी कैन वेल फाइट अ केस। एग्जैक्टली, ठीक है, ये केस है। तो पर्सन वर्ड अगर लिखा है सिर्फ, उसका फायदा उठाया जा सकता है, कंपनी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके चलिए, इसके लिए हम लोग सबसे पहले आप पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। समझ आ रहा है सबको? पक्का? जैसे सिविक्स में बोरिंग लगता था, सिविक्स याद है आपको बचपन में? हिस्ट्री याद है आपको? बचपन याद है आपको? स्कूल गए हो कभी? गए हो पक्का? अच्छा ये बताओ, आप लोग का 12th वो कोविड वाला तो नहीं था? 11 था? निकल गए ना वो बच्चे? कुछ नहीं आता था उन बच्चों को? हाँ, हम लोग ने ऐसा बैच देखा है, उनको कुछ भी नहीं आता था 12th का। फिर हम लोगों ने पूछा क्या हो गया, 12th में नहीं पढ़ा? तो वो प्राउडली बताते हैं कोविड बैच। एक्चुअली क्योंकि पढ़ाई हुई नहीं, उनको पास कर दिया गया। और प्रॉब्लम पता है क्या हुई? उनको उसमें मजा आई बहुत, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? अब दिक्कत हो रही है, आगे उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ाई करी है? स्कूल हिस्ट्री पढ़ी थी, सिविक्स थी, पॉलिटिक्स थी? अच्छा है ना, सिविक्स हम लोग टाइम पे सिविक्स होती थी। अब सर पता है थोड़े कम कम मिल रहे हैं, थी तो, लेकिन क्या थी पता नहीं। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन था, चैप्टर था तब पढ़ा, यही हम बोलने वाले थे। तब आपने छोड़ा होगा, आपको कभी नहीं पता था कि दुनिया गोल है, घूम के आएगा वापस, है ना अच्छा, अब तो नहीं छोड़ के जाएंगे? कोई चैप्टर ना छोड़ के जाना, बता रहे हम नहीं छोड़ेंगे फिर। अच्छा, तो हम लोग बात करेंगे स्टेट की। हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां जहां पर वर्ड स्टेट लिखा होगा, स्टेट का मतलब सबसे पहली चीज राज्य नहीं है, ठीक है? स्टेट का मतलब एनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंटल अथॉरिटी। तो जरा देखते हैं स्टेट में किसको किसको इंक्लूड कर रहे हैं। द स्टेट इंक्लूड, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, ये डेफिनेशन है। जरा पढ़िए किसको किसको इंक्लूड कर रहे हैं स्टेट में। सबसे पहले देखिए किसको इंक्लूड कर रहे हैं, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड, गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, हर स्टेट का जो लेजिस्लेचर्स हैं, विधानसभा, विधान परिषद वगैरह, जो भी लोकल अथॉरिटीज हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। विद अ फ्यू एक्सेप्शन, ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। हम जो अपने फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज करते हैं, किसके अगेंस्ट एक्सरसाइज करते हैं? स्टेट के अगेंस्ट। यानी कोई भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी हो, वो हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकती। ओके, अब इसके नीचे देखिए कुछ केस लॉज दिखे हैं, जिसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किसको किसको स्टेट मानेंगे और किसको किसको नहीं मानेंगे। हाँ बेटा, हाँ, दे कैन बी आस्क्ड, ठीक है? अगर आप ये पूछते हो कि क्या ऐसा भी पूछ सकते हैं डिफाइन स्टेट, यही पूछ रहे हो ना, आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। और अगर उन्होंने पूछ लिया, दो बातें समझो, अगर उन्होंने पूछ लिया ना डिफाइन स्टेट, वैसे तो नहीं आती है, ठीक है, लेकिन यू नेवर नो, आप अपने इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आ भी सकती है। अब मान लो उन्होंने पूछ लिया डिफाइन स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। जिस लेवल के क्वेश्चन वो दे रहे हैं, आप खुद सोचो उस लेवल के क्वेश्चन के कंपैरिजन में अगर डिफाइन पूछ ले, हमें तो मजा ही आ जाएगी, है ना? बट ये उतना आसान क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने डिफाइन पूछा है ना, तो दे नीड एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन। यहां अपने वर्ड्स नहीं चलेंगे। किसी भी चीज की डेफिनेशन मीन्स द डेफिनेशन गिवन अंडर लॉ, और लॉ की डेफिनेशन में कभी भी ये नहीं होता हमने अपने वर्ड्स में लिख दी। अपने वर्ड्स नहीं होते वहां, उनके वर्ड्स होते हैं। तो अगर उन्होंने पूछ लिया स्टेट, तो यू हैव टू राइट ऑल द 3 पॉइंट्स,
ठीक है, एंड येस इट कैन कम इन द एग्जाम। ओके, कोई भी चीज आप हमसे पूछोगे ना मैम ये एग्जाम में आ सकती है, तो मेरा आंसर यही होगा, क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, इसलिए सब कुछ आ सकता है। चलिए, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है एमसीक्यू आ जाए आपके में। और जो पहला क्वेश्चन है ना, हम लोग ने एनालिसिस किया, जो न्यू सिलेबस में एक पहला क्वेश्चन दे रहे हैं वो बड़ा वाला, सब में उन्होंने क्या किया, एक पहला क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया 2-3 पन्ने का, है कुछ नहीं वो क्वेश्चन, है आसान, बस ये एक तरीका यूज किया गया आपको डराने का। एक बड़ा क्वेश्चन देखो, हम लोग एक तो वैसे ही डरे हुए होते हैं, है ना, और जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है पहला क्वेश्चन देख के ज्यादा ही डर जाते हैं। अब व्हाट हैपेंस इज, जब हमने देखा कि पहला क्वेश्चन 3 पन्ने का, पढ़ा नहीं क्वेश्चन हमने कुछ भी, हम डर गए, बीपी वहीं पे लो, ठीक है, अगला अटेम्प्ट दिखने लग गया, ये क्या आ गया, ठीक है। मतलब इस चीज पे भी जैसे इंस्टीट्यूट ने बोला था हम एमसीक्यू देंगे, ठीक है, अब एमसीक्यू नहीं आए, कोई बात नहीं, नहीं है, बाकी पेपर आता था। बच्चों का गुस्सा ऐसा था कि केस कर देंगे इंस्टीट्यूट, एमसीक्यू नहीं दिए, बताओ, बच्चों का ऐसा रिएक्शन था जब पेपर दिया, एमसीक्यू नहीं आए, मतलब पूरे 100 नंबर बच्चा उसी 20 में आने वाला था, एमसीक्यू नहीं आए, स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था उन्होंने। सी दे आर द अथॉरिटी, वो अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है, बट वो जो बड़ा क्वेश्चन आया था ना, उसको डिकोड करने का तरीका समझिए, उसका तरीका ये, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड देन गो टू द पैसेज, यही तरीका होता है कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का भी। कॉम्प्रिहेंशन याद है बचपन में, वो बड़ा सा पैसेज और फिर उसके आंसर। अब देखो इसके 2 तरीके होते हैं, एक तरीका ये होता है तुम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, एंड बिलीव मी हमारे साथ तो ऐसा होता था, आपके साथ भी होता होगा कि वो कॉम्प्रिहेंशन कभी समझ नहीं आया, है ना, देखो सबकी शक्लें बता रही हैं, पता नहीं क्या लिखते थे, कहाँ से शुरू करके कहाँ, पता नहीं क्या लिखते थे, ठीक है, उसके नीचे दे दिए 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब आप करते क्या थे, पहले आपने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, जो आपको कुछ समझ नहीं आया, आपके हुए 10-15 मिनट वेस्ट, फिर आपने क्वेश्चन पढ़ा और फिर आप गए कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने, यही करते थे, जिसमें आपने लगा दिया आधा घंटा। बी स्मार्ट ना हो, स्मार्ट प्ले ये करो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढो जाके कॉम्प्रिहेंशन में, ओके। अब कई बार क्या होता है, जैसे 3 पन्ने का क्वेश्चन है और उसके 4 क्वेश्चन दिए, मान लो उन्होंने 3 पन्ने का वो दिया है डिस्क्रिप्शन और 4 क्वेश्चन दिए, उन 4 में से कई बार पता है क्या होता है, पहला और दूसरे के लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, ओके, बाकी 2 के लिए आपको जरूरत पड़ी, तो बाकी 2 के लिए हम वहां गए, और आपको पता है कि अब जो हम पढ़ रहे हैं वो किस ऑब्जेक्टिव से पढ़ रहे हैं, सही आंसर ढूंढ रहे हैं, यू हैव इन माइंड। तो पहली रीडिंग में पहले तो आप पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस चला गया, समझ ही नहीं आ रहा है क्या दिया है, कॉम्प्रिहेंशन समझना थोड़ी है, उसके क्वेश्चन पे देखो तो क्या पूछ रहा है वो, तो उसको डिकोड करने का तरीका ये है कि फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, ठीक है। जैसे वैसे तो टैक्स में सर डिस्कस करेंगे, बट हम लोग यही देख रहे थे, टैक्स का जो इन लोग का पेपर हुआ था मॉड्यूल 2 का, उसमें उन्होंने बड़ा सा क्वेश्चन दिया था, ठीक है, और आखिरी में उसके 2-3 पार्ट दिए, तो इसमें पहले पूछा था रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ, सैलरी बताओ, लेकिन आपको पता है ज्यादातर बच्चा डर गया, उसने जहां देखा 2 पन्ने का क्वेश्चन वो डर गया, वही गेम खत्म। वही क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 3 लाइन लिखी होती, बड़ा आसान पेपर आया था, और उसी क्वेश्चन को उन्होंने एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स बना दिए, बहुत टफ पेपर आया था। आर यू अंडरस्टैंडिंग, दे आर प्लेइंग विद योर माइंड्स, वो उस चीज से खेल रहे हैं जो आपके पास कम है थोड़ी, नहीं जोक्स अपार्ट बहुत है ना, लेकिन हाँ वो डरा रहे हैं, पहला क्वेश्चन बड़ा देने का मतलब ही यही है, वो आपको डरा रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, लिख देना वहां, हम नहीं डरते, जो करते मैंने कर लो, लिखना नहीं है ना, सो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। अब मान लो इसी में आया कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्या किया, कॉम्प्रिहेंशन का हम करेंगे ऐसा आपके साथ, टेस्ट में जरूर देंगे, अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्ट्री दे दी पूरी, इतने साल में बना था, फिर ये हुआ वो हुआ, पता नहीं क्या क्या लिख दिया 2 पन्ने का आंसर, ठीक है, आपने पढ़ना शुरू किया, आपने कहा ये सब तो बुक में दिया ही नहीं था, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे और नीचे जाके दिया हुआ है वेदर द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल यूनिटरी, पहुंच ही नहीं पाओगे वहां तक, क्योंकि कॉन्फिडेंस वही लूज हो गया, ये तो नहीं कर पाएंगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ो, जबकि फर्स्ट पार्ट करने के लिए आपको जरूरत ही नहीं थी। सो द थिंग टू डिकोड इज दैट, पहले क्वेश्चन रीड कराओ, फिर पढ़ने जाओ कि देखिए इसमें से कितनों की जरूरत है, जितने 2 क्वेश्चन है उनकी जरूरत है, उनका आंसर ढूंढने निकल जाओ, टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है, फाइन, तो डरना बिल्कुल नहीं। अब जैसे यहाँ पे ये केस लॉस दिए हुए इन केस लॉ में एक एक करके बताएंगे कि किसको स्टेट मानेंगे कि नहीं, जैसे देखो एक बता रहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, ठीक है, फिर इसी तरह से इसमें देखना ये बताएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताइए स्टेट हुआ,
इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंसिडर्ड अ स्टेट? स्टेट मतलब पता है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटी? इनकम टैक्स अथॉरिटी बताइए। सेंट्रल और स्टेट तो बेटा दोनों स्टेट में आ गए ना, स्टेट स्टेट गवर्नमेंट वाला स्टेट, ये स्टेट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके हिसाब से चल रहा है? गवर्नमेंट के हिसाब से। और सब कुछ छोड़ो, लिखा हुआ है द स्टेट वाज इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस केस लॉ के पैराग्राफ में पता है क्या है, अलग अलग अथॉरिटीज इन्होंने पिकअप करी हैं और उन पे अब डिस्कशन हुआ कि किसको स्टेट मानेंगे और किसको स्टेट नहीं मानेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, यूनिवर्सिटी हो गए, यूनिवर्सिटी को स्टेट मानेंगे कि नहीं। यहाँ पे देखो कह रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मानेंगे कि नहीं। फिर उसके बाद देखना, ये केस ना पढ़ना, ये तो हम पढ़ाएंगे। यहां पर देखना बता रहे हैं बीसीसीआई, ये क्या होता है? सुना है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल, ये स्टेट है कि नहीं है? देखिए जितने भी क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा स्लाइड कंफ्यूजन लग रहा है कि स्टेट है कि नहीं है। पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछा आपने, कहा पता नहीं कैसे स्टेट है कि नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अच्छा हम आपसे पूछे शिक्षा अकेडमी स्टेट है, ये कैसे श्योर है? ये देखो सब पे डाउट हो तो हमारे ऊपर बड़ा श्योर है कि नहीं ये स्टेट नहीं है, चाहे कुछ भी हो। देखिए हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की डेफिनेशन दे दी और उसके बाद हर अथॉरिटी के ऊपर सवाल आने लग गया कि ये स्टेट है कि नहीं, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि हम इसको स्टेट मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इस पे भी एक केस हुआ और उस केस का नाम था अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। इस केस में उन्होंने 5-6 पॉइंट्स ले डाउन कर दिए और उन्होंने कहा कि कोई भी अथॉरिटी अगर इनमें से किसी पॉइंट पे फॉल करेगी तो वो स्टेट होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, इस केस के बाद काफी हेल्प हो गई। अब किसी भी अथॉरिटी को अगर हमें मानना है कि वो स्टेट है कि नहीं, तो हम इन पॉइंट्स में डाल के देख लेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इतना रीड करके आना। इसमें आप देख लेना यूनिवर्सिटी को स्टेट मानेंगे कि नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मानेंगे कि नहीं, और ये जो अथॉरिटीज है इनको मानेंगे कि नहीं, इतना रीड कर लेना। और नेक्स्ट टर्न पर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि शिक्षा अकेडमी स्टेट है कि नहीं है। जैसे अभी आपने आउटराइटली आप कहना ये तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं, है ना, तो फिर हम लोग ऐसे आंख बंद करके नहीं, हम लोग लॉ के बच्चे, हम लोग हर चीज के पीछे रीजन ढूंढेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि शिक्षा अकेडमी को स्टेट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ठीक है, फाइन, तो यहां से वील टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलिए, थैंक यू। हाँ बेटा।